हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं आयुर्वेदा पंचकर्मा ट्रीटमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का, जिसका नाम है विरेचना। तो आइए इसके बारे में और गहराई और साइंटिफिक डिटेल में जानते हैं महर्षि आयुर्वेदा क्लिनिक के डॉक्टर तन्मय सागर जी से। हेलो डॉक्टर। Yeah, how are you, Nikita? आई एम गुड सर। Okay. सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट में विरेचना ट्रीटमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे हमारे दर्शकों के लिए? वो जैसे मैंने पहले आपको पहले के वीडियोस में जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बॉडी है उसमें 3 एलिमेंट्स है, वाता, पित्ता एंड कफा। तो ये 3 एलिमेंट्स में से जब पित्ता एलिमेंट बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका प्रोपोर्शन जो है वो इतना बढ़ जाता है कि बॉडी में उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज़ क्रिएट होता है, तो उसमें हम विरेचना ट्रीटमेंट करते हैं। पित्ता जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी का अल्कलाइन और एसिडिक जो नेचर होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो जब पित्ता शरीर में बढ़ेगा तो ऑफकोर्स एसिडिक नेचर बॉडी का बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर बढ़ने से जितने भी डिजीज़ होते हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए शरीर में से पित्त का शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए विरेचना ट्रीटमेंट हम करते हैं। विरेचना ट्रीटमेंट जो है वो पूरा एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिसमें 5 फेज़ है और उसका फर्स्ट जो फेज़ है उस जो स्टार्ट होता है वो लंगना ट्रीटमेंट है। लंगना ट्रीटमेंट जो है वो एक संस्कृत वर्ड है एक्चुअल में, और उसका नॉर्मल लैंग्वेज में हम मीनिंग निकाले तो एक फास्टिंग होता है एक तरह का। बेसिकली ये फास्टिंग में क्या होता है कि हम पेशेंट को उनका जो नाड़ी परीक्षण करने के बाद उनका जो प्रकृति होता है, उनका जो प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से उनको 1 से 3 दिन तक नॉर्मल पानी या फिर कोई फ्रूट जूस, पर्टिकुलर 1 या 2 में से कोई सिलेक्टेड फ्रूट जूस और या फिर नारियल पानी पे ही रखते हैं पूरे दिन, उनको वही पीना होता है और साथ में कुछ जो हम मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन लेना होता है। तो ये जो लंगना ट्रीटमेंट है ये 1 से लेके 3 दिन तक चलता है, ये उसका फर्स्ट फेज़ है। सर, फास्टिंग या आपने जैसे लंगना ट्रीटमेंट कहा, वो क्यों ज़रूरी है? देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो पित्त जो है हमारे शरीर में वो एसिड और अल्कलाइन जो बेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जब बॉडी में पित्त बढ़ेगा तो एसिड बढ़ेगा। तो फास्टिंग इसलिए करवाते हैं कि उसका जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ा कम हो और वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो फास्टिंग से क्या होगा, आपके बॉडी में कोई फूड जाने वाला नहीं है 1 या 3 दिन तक, सिर्फ पानी जाएगा या वो फ्रूट्स का जूस जाएगा या नारियल पानी जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्कलाइन नेचर वाली है। तो लंगना जो या फास्टिंग का जो पर्पज़ है वो हमारे शरीर में पित्त का जो एसिडिक नेचर है उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करना है। ओके। तो डॉक्टर साहब, विरेचना ट्रीटमेंट में सेकेंड फेज में क्या करते हैं? देखिए फर्स्ट फेज़ में जो हमने लंगना ट्रीटमेंट फास्टिंग किया है तो उससे क्या होता है कि पित्त जो है वो एसिड में से अल्कलाइन हो जाता है पूरे शरीर में। फिर क्या होता है, अल्कलाइन होने के बाद थोड़ा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा मंद पड़ जाता है, थोड़ा हल्का सा वीक होता है। तो इसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं पेशेंट को 2 या 3 दिन के लिए और उससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, थोड़ा सा उनका जो अग्नि जो मंद पड़ गया है, जठराग्नि, उसको थोड़ा स्टिमुलेट करते हैं। तो ये दीपना और पाचना करके उसका जो नाम है वो ये है। दीपन का मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि क्या है कि आपका डाइजेशन अच्छे से हो सके। और उस टाइम पे हम पेशेंट को जैसे मूंग का पानी हो गया या खिचड़ी हो गया उस नॉर्मल डाइट पे ही रखते हैं। ज़्यादातर उनको बाहर का मसालेदार ये सब खाने की अवॉइड करने को हम सजेस्ट करते हैं। तो सर, थर्ड फेज में क्या करते हैं? हाँ देखिए, अभी थर्ड फेज़ जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है इसमें। उसमें हम पेशेंट को एक मेडिकेटेड घी पिलाते हैं। उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 5 to 7 डेज़ तक का रहता है, मैक्सिमम 7 डेज़ तक ही पिला सकते हैं। और ये घी पिलाना जो है उसमें क्या होता है कि जैसे एक बार उनका दीपना पाचना जो सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया उसके नेक्स्ट डे से ही अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट को जो हम एक तय की हुई एक मात्रा होती है घी की, जैसे 3 चम्मच या 4 या 5 चम्मच, उसको एक थोड़ा सा गाय का दूध में मिक्स करके पीना होता है पेशेंट को। और वो जो एक बार घी पी लिया उनको तो उनको पेशेंट को घर पे कोई भी ब्रेकफास्ट ये सब नहीं करना है जब तक कि उनको एकदम अच्छे से भूख ना लगे तब तक। ओके। तो सर, ये मेडिकेटेड घी क्यों पिलाना ज़रूरी है और इससे हमारे शरीर में क्या बेनिफिट हो सकते हैं? हाँ देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि कोई टेररिस्ट है, अगर वो कहीं समझ लो कि जो ये 9/11 का जो हमला हुआ तो एक ताज होटल में सब टेररिस्ट जमा हो गए, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, वहाँ पुलिस भेजनी पड़ी, आर्मी भेजना पड़ा। तो आर्मी ने उनको निकाल दिया, फिर वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में भी यही है चीज़ कि अगर हमारे बॉडी के अंदर पित्त जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे बॉडी की जितने भी सेल्यूलर फंक्शन है उसको वो जब प्रभावित करने लगता है, तो बॉडी के कोने कोने में जब वो छिपा हुआ होता है तब उसको निकालने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जो उस पित्त के जो अवशेष है हमारे शरीर में उसको वो खींच सके, बाहर निकाल सके।
तो ये उस जो हम घी पिलाते हैं वो मेडिकेटेड घी होता है और वो शरीर में से पित्त के साथ बाइंड होता है। जब वो डाइजेस्ट होता है तब वो पित्त के साथ बाइंड होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, और फिर जो पित्त खराब है हमारे शरीर में वो पूरा इंटेस्टाइन में आ जाता है इस ट्रीटमेंट की वजह से। तो सर आप फोर्थ फेज में पेशेंट्स को लूज मोशन कराते हैं जिससे Yes. डाइजेस्टिव सिस्टम से टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाते हैं। यस, करेक्ट। ये देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 4 या 5 दिन या 6 दिन हमने पेशेंट को घी पिला दिया, उसके बाद क्या करते हैं हम पहले 2-3 दिन जो है वो पेशेंट को अभ्यंगा और स्वेदना मसाज और स्टीम जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। ओके। और फिर उनको एक दिन बुलाते हैं, पूरे दिन उनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ही रहना होता है, और उस दिन अर्ली इन द मॉर्निंग हम उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि जो जो उन्होंने घी पिया है अभी तक जितनी मात्रा में, और वो घी के साथ जो भी पित्त जो है उनका शरीर में जितना भी पित्त खराब जो था, एसिड था, वो उनके इंटेस्टाइन में आ गया था ऑलरेडी। तो उस मेडिसिन को लेने के बाद जो लूज मोशन उनको स्टार्ट होते हैं, उस लूज मोशन के साथ वो जो खराब पित्त है वो शरीर में से बाहर निकल जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अप टू 25 तक या 30 तक लूज मोशंस होता है, और तब पूरा विरेचन ट्रीटमेंट ये कंप्लीट होता है। ओके। पर सर इतने ज़्यादा लूज मोशन होने से पेशेंट को वीकनेस आ जाती होगी या चक्कर आने से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक 10 साल के अंदर जितने भी पेशेंट को मैंने विरेचन करवाया, कभी भी ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हुआ ही नहीं है। बिकॉज इसमें देखिए ये पूरा मैंने पहले ही बताया ना कि विरेचना एक कंप्लीट 5 फेज का प्रोसीजर है। हमने पहले फेज में क्या किया, पेशेंट का जो पित्त है उसको अल्कलाइन किया, फिर दूसरे फेज में क्या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्टअप किया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बूस्टअप होगा तो उसके मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, और तीसरे फेज में हमने घी पिलाया। तो जो घी है ना वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है जितने भी मिनरल्स विटामिन्स जो कम होने वाले हैं आगे, तो उसका वो पहले से ही भरपाई कर देता है। और जब फोर्थ फेज में हम विरेचन जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जैसे पेशेंट को लूज मोशन होना एक बार स्टार्ट होता है, तो हम उसी टाइम पेशेंट को डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए हर 15-15 मिनट में एक एक गिलास जितना पानी पिलाते रहते हैं। उसके साथ जो मुनक का जो ब्लैक जो ग्रेप्स होती है उसका भी एक हम जूस जो है वो पेशेंट को हर 15 मिनट में आधे से पौने गिलास जितना क्वांटिटी में पिलाते रहते हैं, ताकि उनका बॉडी ना ही डिहाइड्रेट हो, ना ही डीमिनरलाइज हो, ना ही उनके बॉडी में से कोई विटामिन की कमी हो। तो जो भी उसके बॉडी में से शुद्धिकरण होने वाला है, जो भी निकलने वाला है, वो खराब पित्त ही निकलने वाला है। बॉडी के अंदर की जितनी भी अच्छी एलिमेंट्स है वो कुछ भी नहीं निकलेगा, तो वीकनेस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जबकि ये ट्रीटमेंट के बाद जो पेशेंट्स के जो एक्सपीरियंस है वो क्या होते हैं कि पेशेंट को बॉडी हल्का फील होता है, उनका आइस वगैरह में हल्कापन आ जाता है, उनका सिर जो है हल्का हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये एक बहुत ही मतलब एक वंडरफुल उसका एक इफ़ेक्ट होता है। जो जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वही वो बता सकता है। तो हमने भी जितने भी पेशेंट में इस तरह के ट्रीटमेंट किए हैं उसमें कभी भी इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस अभी तक हमने नहीं पाए हैं। ओके। तो सर फिफ्थ फेज में क्या होता है? देखिए फिफ्थ फेज में देखिए एक बार विरेचन आपका हो गया, आपका बॉडी में से जैसे एक बार टॉक्सिन्स रिमूव हो गया, ओके। तो पेशेंट क्या फील करेगा कि जैसे उनका एक नया पुनर्जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न जैसे हुआ। तो आप समझो कि अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या देते हैं, सीधा डायरेक्ट तो कभी उनको फ्रूट्स या ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है, उनको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है। तो वैसे ही हमारे जो बॉडी में जब टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और जब सेल्स जो है वो रीजनरेट होने का स्टार्ट करते हैं, तब उनको क्या होता है कि कुछ नॉर्मल डाइट दिया जाता है 3 या 5 दिन तक। उस डाइट में क्या होता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ मूंग का पानी पीना है, खिचड़ी खानी है, मूंग और राइस खाना है, कुछ फ्रूट्स खाने हैं और कुछ नहीं। तो ये 3 से 5 दिन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा उसको बूस्टअप करना है, दूसरे बॉडी के जो सेल्यूलर फंक्शंस है उसको नॉर्मलाइज करने का ये एक तरीका है। तो सर आप ये विरेचना ट्रीटमेंट ऐसे कौन कौन से डिसीज़ में एडवाइस करते हैं? हाँ, देखिए मैंने जैसे पहले ही बताया कि जिसमें भी बॉडी का पित्त जो है बढ़ता है, जो भी डिजीज़ उसकी वजह से होता है, वो सब में ये विरेचना ट्रीटमेंट होता है। लाइक जैसे मैं कह सकता हूँ कि जितने भी स्किन डिजीज़ है वो चाहे सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, अर्टिकारिया जिसमें मतलब एक स्किन एलर्जी टाइप का होता है, या जैसे चेहरे पे पिंपल्स होना है, बॉडी में कहीं पर भी फुंसियाँ होना, तो इस तरह के जितने भी स्किन डिजीज़ है ना, वो सब पित्त जो बॉडी में एसिड लेवल बढ़ता है तभी जाके ये क्रिएट होता है। तो इन सभी डिजीज़ में विरेचना ट्रीटमेंट हेल्पफुल है। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं कि माइग्रेन, आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा कि जैसे वो धूप में जाते हैं तो उनको एसिडिटी होती है, और एसिडिटी के बाद जो है उनको सिर भारी लगना, सिर चढ़ना, मतलब सिर में दर्द होना, और फिर कभी वॉमिटिंग हो जाती है तो उनको अच्छा भी लगने लगता है। तो इस तरह का जो माइग्रेन होता है वो पित्त की वजह से माइग्रेन होता है।
तो ऐसे तरह के माइग्रेन के पेशेंट को हम विरेचना ट्रीटमेंट कराते हैं और उसमें उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है इस प्रॉब्लम में होता है। तीसरा जो है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, अल्सरेशन, अगर समझो कि पेट में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गए, इन सभी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओबेसिटी, जो जिस पेशेंट में उनका पित्ता बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुका है और उसकी वजह से उनके हार्मोन्स और मेटाबॉलिक फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उनका जब वेट बहुत बढ़ जाता है उसकी वजह से, तब ओबेसिटी को उसको क्योर करने के लिए भी विरेचना ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, तो सर विरेचना ट्रीटमेंट एक ही बार ट्रीटमेंट करवाना इम्पोर्टेंट है या फिर बार बार करवाना पड़ता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो क्या लेके आता है। वो अगर स्किन डिजीज़ है पेशेंट को और उसमें विरेचना उनको करवाना है, तो वो रिपीटेड करवाना ज़रूरी है। वो एक 1 मंथ के इंटरवल में 2 से 3 बार उनको विरेचन कराना पड़ता है। अदर देन, जैसे मैंने बताया कि अगर माइग्रेन है या ओबेसिटी है या और कोई डिजीज़ के लिए अगर हम करवा रहे हैं, तो फिर उनको 1 या 2 बार ही करवाने की ज़रूरत पड़ती है, बार-बार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो सर ये विरेचना ट्रीटमेंट को एज अ सिंगल ट्रीटमेंट कराना चाहिए या उसके साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेना इम्पोर्टेंट है? देखिए, विरेचना जो ट्रीटमेंट है ना, वो कोई भी ट्रीटमेंट का एक पार्ट हो सकता है। वो कंप्लीट ट्रीटमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। इसकी वजह से इसके लिए क्या है कि पेशेंट को हम जो भी एडवाइस करते हैं, चाहे हम डाइट एडवाइस करें और मेडिसिन, वो उनको घर पे लेना ही होता है। कंप्लीट अगर उनको क्योर करना है, उनके डिजीज़ को 100% उनकी जड़ से ठीक करना है तो।